वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर तुम एनआईडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मेनली मैं तुम्हें डिटेल एनआईडी का सिलेबस बताने वाली हूँ कि क्या आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप एनआईडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, एनआईडी अपने ऑफिशियल ब्रोशर में प्रॉपरली कुछ मेंशन नहीं करता है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये सिलेबस है वो नहीं मेंशन करते हैं। तो मेनली जो सिलेबस मैं बता रही हूँ मैं PYQs को एनालाइज करके बता रही हूँ। जितना भी 5-10 साल के PYQs को मैंने एनालाइज किया है उसे देख के मैं आपको एनालाइज करके बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप एनआईडी देना चाहते हो। तो अगर हम देखें लास्ट ईयर एनआईडी में बिल्कुल भी एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं आया था, तो मेनली ये जो सिलेबस है वो ड्राइंग के लिए ही है, क्योंकि जो पूरा पेपर है मेंस का वो ड्राइंग का ही है। उसमें तुम्हें 6 के 6 क्वेश्चन ड्राइंग के आएंगे, एप्टीट्यूड का कुछ भी नहीं आएगा। बट क्या एप्टीट्यूड पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, इन सब की भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाली है। विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Download the SSAC app today. सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं एनआईडी की, क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या पैटर्न में एग्जाम होता है। तो फटाफट से मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, जो एनआईडी का एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीलिम्स और फिर उसके बाद डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करता है मेंस के लिए, ठीक है। इसका जो वेटेज है वो कोई भी फाइनल रिजल्ट में नहीं है, ये आपको क्वालिफाई करता है। एक बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तब आप मेंस जाके दोगे। बट ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ओके, ताकि तुम मेंस तक पहुंच तो पाओ, फिर तुम उसकी बात करो। ये जो भी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब मैं आपको एनआईडी का जो लास्ट ब्रोशर है उसके हिसाब से दे रही हूँ। जब नया ब्रोशर आएगा तो इस साल जो भी छोटे बहुत चेंजेस होंगे, अगर होंगे तो हमें पता चलेगा, ओके। तो ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, इसमें अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चन आए थे ड्राइंग के। तो मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था। और इस बार भी हम यही मान के चल रहे हैं कि एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनआईडी के साथ यूसीड भी देते हैं, निफ्ट भी देते हैं। तो आप यूसीड और निफ्ट के लिए तो पढ़ ही रहे हो एप्टीट्यूड, तो वो आपका एनआईडी के लिए भी काम आ जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनआईडी ही दे रहे हो, आप ना यूसीड दे रहे हो ना कोई और एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। तो इतनी चीज़ें भी कर लोगे तो काफ़ी है। बाकी तो मेन तो ड्राइंग ही पढ़ना है, क्योंकि हमेशा से जो एनआईडी का एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें ड्राइंग का ही वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ड्राइंग ही मेन है, ठीक है। तो अब चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एनआईडी में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली वो आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए देते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए वो आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा वो आपको स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए दे सकते हैं कि उन्होंने एक स्टोरी दी प्रॉपर, अब उसके 3 या 4 फ्रेम्स आपको करने हैं और उसे ड्रॉ करना है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है। तो देखो, प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक दूसरे से अलग कैसे है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, है ना, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में आपको सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि छत से अगर पानी टपक रहा है तो इंस्टेंट क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, या फिर अगर लेट्स सपोज कि एक के घर से दूसरे के घर पे पत्ते गिर रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशंस बताने होते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करना होता। बट ऊपर वाले में हमें प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है। उसके अलावा सीक्वेंसिंग क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बारी। सीक्वेंसिंग क्वेश्चन का मतलब क्या, कि आपको बोला जाए कि अगर कि चाय बनाने का प्रोसेस दिखाओ या फिर नेल्स को कट करने का प्रोसेस दिखाओ, इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि हेयर कॉम्ब करने का या फिर पेंसिल शार्प करने का, नेल्स कट करने का, इन सब का आपको प्रोसेस दिखाना था। ये हो गया आपका जो आपका सीक्वेंसिंग क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल। ये स्टोरी बोर्ड का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो 3 फ्रेम्स में स्टोरी को बताया गया है। पहले में कि मेरा फ़ोन कहाँ है, दूसरे में वो बोर हो रहा है, और फिर लास्ट में वो खेलने को चला गया। तो ये स्टोरी है, ठीक है। उसके अलावा रीअसेंबलिंग क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर दी गई, उसमें एक ऑब्जेक्ट के बहुत ही सेपरेट पार्ट्स हैं, या फिर पिक्चर को ब्रेक करके दिया गया है और बोल रहे हैं कि इसको ज्वाइन करके आपको बनाना है, ठीक है। तो रीअसेंबलिंग क्वेश्चन भी बहुत बार आता है।
उसके अलावा नेक्स्ट इज मेमोरी ड्राइंग, की मेमोरी से कुछ बनाने के लिए दिया जाए, जैसे कि बोला जाए कि आप एक वेंडर के पास गए, आप वहाँ पे क्या देख पा रहे हो ये चीज़ बनाओ, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आपको चीज़ दी गई और बोला गया कि इससे इंस्पिरेशन लेके बनाओ, तो इंस्पिरेशनल ड्राइंग भी बहुत आती है कि कुछ उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया उससे इंस्पिरेशन लेके बनाने के लिए बोला, ठीक है, ये भी बहुत आता है। इसके अलावा कुछ और भी मल्टीपल टॉपिक्स है, जैसे कि आपको कभी कुछ डिज़ाइन करने के लिए मिल सकता है, कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन हो सकता है, एनी डिज़ाइन क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी तरह का डिज़ाइन क्वेश्चन, कोई मोटिव डिज़ाइन हो सकता है, कोई पोस्टर डिज़ाइन हो सकता है, कोई लोगो डिज़ाइन हो सकता है, कोई पैटर्न मेकिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट यूजेस बोल सकते हैं बताने के लिए। तो कुछ भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एनआईडी है उसमें पूछ जाते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ को समझना है, ऑब्वियसली तुम एनआईडी के पीवाईक्यूज देख सकते हो, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू जाके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। वो आप ना एसएससीसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। उसमें आपको फ्री कोर्सेज सेक्शन में ना एनआईडी के 3 साल के पीवाईक्यूज मिलेंगे। उसमें जो कैट सेक्शन है, जो पार्ट बी है जिसमें कि क्रिएटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जाके तीनों ही साल के क्वेश्चंस देखना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, या तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया होगा, या तो कोई चीज़ बोली होगी उसको डिफरेंट वे में सोचना होगा, किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेना होगा, सारे क्रिएटिव क्वेश्चन। कभी भी कुछ कॉपी करने के लिए आता ही नहीं है। एनआईडी में मेनली वो तुम्हारे डिज़ाइन स्किल्स जज कर रहे हैं, वो ये जज कर ही नहीं रहे हैं कि तुम कितना सुंदर बना सकते हो या फिर तुम कितना आर्टिस्ट लेवल की ड्राइंग बना सकते हो, ऐसा वो जज ही नहीं करना चाहते हैं। तो अब मेन चीज़ क्या है, मेन वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो सोच रहे हो उसको कितना प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है। लेकिन बात ये आती है कि क्या हमें इसी से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, मतलब क्या हमें डायरेक्ट स्टोरी बोर्ड बनाना चाहिए या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगी और फिर लगेगा कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो बना ही नहीं पा रहे, हम तो अच्छा सोच ही नहीं पा रहे, हम अच्छा बना ही नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, जो कि आई नो कि तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तुम्हारा जो क्रिएटिव माइंड है वो है, और उसको प्रेजेंट करने के लिए पहले आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो सोच के बनाने वाले हैं। अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पहले तुम प्रोडक्ट को सोचोगे, यस, और सोच के बनाओगे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा। स्टोरी बोर्ड सोचोगे माइंड में, फिर एक एक फ्रेम की स्टोरी को आप पेपर पे प्रेजेंट करोगे। सेम हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सीक्वेंस हो गया या फिर रीअसेंबलिंग हो गया, हर में आप अपने माइंड में एक इमेज बना रहे हो और उसको तुम पेपर पे प्रेजेंट करना चाहते हो। तो घुमा फिरा के बात क्या आती है कि आपको कुछ सोच के बनाना है, कुछ सोच के बनाना है और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रेजेंट कैसे करते हैं, फिजिबली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। तो देखो, एकदम से सोचने वाले स्टेज पे नहीं जाना है, पहले सीखने वाले स्टेज पे जाना है, ठीक है। पहले आपको अपने ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, ठीक है, जैसे कि बेसिक ड्राइंग स्किल्स जो होती है, जिसमें कि आपके आ जाते हैं लाइंस, फॉर्म्स, बेसिक कॉम्पोजिशन, कि 2D शेप्स कैसे बनाते हैं, 2D शेप्स को फ्रेम कैसे करते हैं, लाइन क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि ये बहुत बेसिक है, बट यही बेसिक इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक जो ड्राइंग फंडामेंटल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, आपको बेसिक फेस बनाना भी सीखना पड़ेगा। कई सारे बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि पोर्ट्रेट बनाना क्यों सीखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीखना है, बिल्कुल नहीं सीखना है। एनआईडी एग्जाम में कभी भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आता ही नहीं है कि आपको बोलेंगे कि वो एक ग्रेफाइट रेंडर्ड पोर्ट्रेट बना दो, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम कोई थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें कई बारी एक्सप्रेशंस बनाने पड़ सकते हैं या फिर फेस को क्लोज से दिखाना पड़ सकता है। जैसे ये वाला सीन हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक फेस बनाया है क्लोज से, तो अगर हमें फेस के प्रोपोर्शन नहीं आते होंगे तो हम इतना क्लोजली फेस कैसे बनाएंगे। तो एटलीस्ट आपको बेसिक फ्रंट फेस, हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा राइट मूवमेंट समझ में आनी चाहिए। तो जो पोर्ट्रेट है वो एटलीस्ट आपको बेसिक कवर कर लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज कि 1 ही महीना है, तुमने बहुत ही लेट सोचा कि अब मुझे एनआईडी देना है, तो फिर ये टॉपिक आप प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमने बहुत जल्दी शुरू किया है, आपके पास इम्प्रूव करने का टाइम है, अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है,
तो आपको ये टॉपिक ज़रूर से कवर करना चाहिए। पोर्ट्रेट के बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कोई भी मेमोरी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, कोई पोस्टर बनाते हैं, तो कई जगहों पे हमें ह्यूमंस का यूज़ करना पड़ता है अलग अलग एंगल से। जैसे कि ये एक सीन है, ठीक है। अब इस सीन में आप देखो कितने डिफरेंट एंगल से आपको ह्यूमन फिगर दिख रहे हैं। इसमें भी ह्यूमन फिगर्स दिख रहे हैं। तो कोई भी ऐसी जगह होती ही नहीं है जहाँ हमें ह्यूमंस ना बनाने पड़े। तो ह्यूमन फिगर तो ज़रूर से ही सीखना है। अलग अलग एंगल, डेली लाइफ ह्यूमन फिगर बनाना, बेसिक मेल, फीमेल और भी बहुत सारी चीज़ें कि बच्चा कैसे बनता है, बूढ़ा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी ह्यूमन फिगर में अगर आप NID देना चाहते हो तो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पर्सपेक्टिव स्केचिंग क्या होता है, क्योंकि स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाते हैं पर्सपेक्टिव स्केचिंग। तो सबसे पहले समझो कि होता क्या है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। जो भी चीज़ हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट फ्रंट एंगल से हो, लेफ्ट एंगल से हो, राइट एंगल से हो, तुम ऊपर से कुछ देखते हो, तुम नीचे से कुछ देखते हो, तो आप जो भी चीज़ देख पा रहे हो उसको तुम अगर पेपर पे बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ सीखना है, ठीक है। क्योंकि NID एग्जाम में 1 पॉइंट भी आता है, 2 पॉइंट भी आता है और 3 पॉइंट भी आता है। मतलब वो ऐसे लिख के नहीं देते हैं कि 1 पॉइंट बनाओ या 2 पॉइंट बनाओ या 3 पॉइंट बनाओ। क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आपको 3 पॉइंट बनाने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि आपको एक क्रो व्यू बनाना है। तो भाई अगर मुझे एक कौवे का व्यू बनाना है तो वो ऊपर से देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसको नीचे चीज़ें कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, तो 3 पॉइंट बनेगा, है ना। वहीं अगर मुझे एक बेसिक सा सीन है तो मैं खुद चुन सकती हूँ कि मुझे 1 पॉइंट में बनाना है या 2 पॉइंट में बनाना है, क्योंकि मैं उसे फ्रंट एंगल से भी बना सकती हूँ और साइड एंगल से भी बना सकती हूँ। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सब आपको सीखना है। और सिर्फ बेसिक नहीं सीखना, प्रॉपर आई लेवल के साथ सीखना है कि अगर ह्यूमन बैठा है तो कैसे बनेगा, खड़ा है तो कैसे बनेगा, लेफ्ट एंगल से है तो कैसे बनेगा, राइट एंगल से है तो कैसे बनेगा। कई सारे बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में कि 1 पॉइंट में 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है और 3 पॉइंट में 3 वैनिशिंग पॉइंट होता है। बट इसके अलावा बहुत कुछ है पर्सपेक्टिव में। स्केल एंड प्रोपोर्शन की, अगर व्यूअर जो है वो बैठा है तो बाकी ह्यूमन फिगर्स कितने बड़े बनेंगे, अगर व्यूअर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो बाकी ह्यूमन फिगर्स कितने बड़े बनेंगे, जो यहाँ पे हाउसेस दे रखे हैं ये कितने बड़े बनेंगे। तो प्रपोर्शन भी बहुत ज़रूरी होती है पर्सपेक्टिव में, जो हमें सीखना होता है। तो सिर्फ एक पॉइंट्स का नहीं होता पर्सपेक्टिव स्केचिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको NID एग्जाम के लिए क्लियर करनी पड़ेंगी, तभी आप मेमोरी ड्राइंग बना पाओगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो ज़रूर से ही कवर करना है। तो पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव के बाद आपके बेसिक टॉपिक सारे हो गए। मतलब अब तुम कुछ सोच के बना पाओगे कि अगर कोई चल रहा है तो कैसे बनेगा, या फिर अगर मुझे अपना बेडरूम बनाना है तो कैसे बनेगा। तो बनाने वाली चीज़ की प्रैक्टिस आपने अगर करी है तो फिर यहाँ तक वो चीज़ क्लियर हो गई है। अब हमें क्या क्लियर करना है कि हम सोच पा रहे हैं कि नहीं, डिज़ाइन वाला पार्ट, एज अ डिज़ाइनर आप सोच पा रहे हो कि नहीं। ओके, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, जितने भी मैंने टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं उन्हें तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसे तुम्हें अच्छे से इम्प्रूव भी करना है। कई सारे बच्चे होते हैं वो बनाते तो है बट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हम ठीक करें, कहाँ नहीं करें, यहाँ गलती हो रही है, ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, मेरे स्केच में पर्टिकुलरली ये मिस्टेक है बट मुझे सही कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वही सारी चीज़ों में आपको टीचर गाइड करते हैं कि आप किस पॉइंट पे इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, उसी के लिए होते हैं टीचर्स। तो अगर तुम्हें NID, NIFT, UCET की प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम NID, NIFT, UCET तीनों की प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाते हैं। मतलब तुम घर बैठे आराम से कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हो NID के लिए, NIFT के लिए, UCET के लिए। तो अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो और ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, नीचे तुम्हें नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर तुम हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे आपको सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिख जाएगा। इस बटन पे आप क्लिक करना, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना और डेमो क्लास बुक कर लेना, ठीक है। साथ में ही आपको बगल में ही डाउनलोड ब्रोशर का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि तुम्हें कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आप अपनी क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, अभी सोचा है और थोड़ा समझना चाहते हो, थोड़ा टाइम देना चाहते हो और बस बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो कोर्सेज सेक्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्टली ऐप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें आप फ्री कोर्सेज पे जा सकते हो और फ्री कोर्सेज से आप
जो भी यहाँ पे कंटेंट है अभी हम डालेंगे, वीडियोस भी। अभी इसमें PYQs है, अभी आप PYQs देख सकते हो, बाकी अभी हम उसमें वीडियोस भी डालेंगे जिससे कि आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर अच्छे से करनी है गाइडेंस के साथ तो ऑब्वियसली तुम्हें फ्री डेमो क्लास बुक कर लेनी चाहिए। बाकी जाके हमारे गूगल रिव्यूज पढ़ सकते हो और साथ में ही प्रॉपर वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो गाइस अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। अभी मुझे तुम्हें बहुत कुछ और भी बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, आपको इन तीनों के बाद डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी सीखने हैं। ठीक है, बाद में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले ही अगर डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखोगे उस और तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं, उसके बाद आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल पे जाना है। ठीक है, डिज़ाइन प्रिंसिपल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने स्केचेस में अप्लाई करते हैं जिससे कि स्केचेस जो है वो देखने में ओवरऑल अच्छा लगता है कि कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को आपको सपोर्टिव में बनाना है, कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है जो विजुअली अच्छा लगे। तो इन सबको डिज़ाइन प्रिंसिपल कहते हैं जब हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल भी पढ़ने पड़ेंगे NID एग्जाम के लिए। डिज़ाइन प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग कई सारे लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो वेस्ट है, ये तो हम ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग जितना ज़रूरी है तुम सोच भी नहीं सकते कि डिज़ाइन थिंकिंग कितना ज़रूरी है। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगी, है ना, आप यूज़र के अकॉर्डिंग कैसे सोच रहे हो। तो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पहले आप एम्पथाइज करते हो, फिर आप डिफाइन करते हो, फिर आइडिएट करते हो, फिर प्रोटोटाइप करते हो, फिर टेस्ट करते हो। तो ऑब्वियसली इसको मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। बेसिक डिज़ाइन थिंकिंग को मैं समझाऊं तो मतलब कि लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसे करने का प्रोसेस है डिज़ाइन थिंकिंग, कि आप कैसे शुरू करोगे, कैसे खत्म करोगे, किस किस स्टेप्स में सोचोगे और कैसे फिनिश करोगे। इससे सोचना थोड़ा आसान हो जाता है और समझना थोड़ा मतलब ईजी हो जाता है कि एनालाइज कैसे करें कि ये प्रॉब्लम ठीक है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसका सोल्यूशन सही है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, इसीलिए डिज़ाइन थिंकिंग ज़रूर से करना है। वैसे तो डिज़ाइन थिंकिंग कॉलेजेस में कराया जाता है, इतना डीपली आपको नहीं करना है जितना कॉलेज में कराया जाता है, बट बेसिक मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर करवाती हूँ क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। फिर डिज़ाइन थिंकिंग कर लिया, नेक्स्ट कलर थ्योरी, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। कलर थ्योरी देखो, कभी भी अगर हमें कोई पैटर्न बनाने के लिए आ रहा है या फिर हम अपने किसी स्केच के अंदर ही कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो कौन से कलर्स साथ में अच्छे लगेंगे या फिर जो थीम है उसके अकॉर्डिंग कलर्स कैसे जाएंगे, ये सबको समझने के लिए कलर थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर NID में एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं आ रहा है फिर भी कलर थ्योरी ज़रूरी है। कई बच्चों को लगता है कि कलर थ्योरी सिर्फ आपको जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें ही पूछा जाएगा, नहीं, बट इसका इस्तेमाल आप अपने ड्राइंग्स में भी करोगे। जब आप कलर्स यूज़ करोगे ना कि कौन से कलर यूज़ करने हैं, कौन से कलर नहीं यूज़ करने हैं, तब भी आपको कलर थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कलर थ्योरी भी ज़रूर से आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि तुम्हारी ड्राइंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है NID का। NID का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है ही नहीं, बस क्या चीज़ है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और कितना क्वेश्चन के हिसाब से सही सोल्यूशन बना पा रहे हो ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करनी है। तो सिलेबस जितना कम दिख रहा है ये नहीं है कि तुम्हें कम प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से अपने बेसिक स्टार्ट करो। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखे हैं पोर्ट्रेट स्केचिंग के, आप ज़रूर जाके देख सकते हो। देखो कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको ट्राई करो, बना के भी देखो ताकि तुम ये समझ पाओ कि आप किस स्टेज पे हो, आपको कितना आता है बनाना। ठीक है, तो ज़रूर जाके आप पोर्ट्रेट स्केचिंग का कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। बाकी जब आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे फिर उसके बाद आप PYQ सॉल्व करते हो जिससे कि आपको समझ आता है कि PYQ सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो PYQ जैसे ही, जिससे कि ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है और एग्जाम में आप टाइम लिमिट में भी बना पाते हो। ओके, तो ये सब करने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आज मैंने जितना सिलेबस बताया, जो भी चीज़ें बताई हैं, आई होप कि तुम्हें समझ में आई होंगी, तुम्हें बहुत क्लियर हुई होंगी। इन सब चीज़ों को यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन में और इम्प्लीमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम कितना बना पा रहे हो, कौन सा सेक्शन आप बना पा रहे हो, कौन सा सेक्शन नहीं बना पा रहे, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट सेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन का वे है, तुम्हें जो भी मुझे बोलना है तुम कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हो। तो जो भी बोलना है ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए लेके आती रहूँगी, UCET के लिए, NID के लिए, NIFT के लिए। तो अगर तुम्हें वो सब देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा, तो ज़रूर कर लो। अगर तुमने अभी तक SSC की फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो ज़रूर बुक कर लो, उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट्स होंगे। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।